खाड़ी संकट ने देश के मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 घंटे के अंदर 2 बार तेल और सोने के आयात पर अंकुश लगाने को लेकर बयान देना पड़ा। लोगों से अपील करनी पड़ी कि वो अपनी भूमिका निभाएं ताकि आने वाले दिनों में देश की इकोनॉमी को पटरी से उतरने से रोका जा सके। दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के लिए सुरक्षा कवच माना जाता है। ऐसे में फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ रहे दबाव को कैसे कम किया जा सकता है, ये जो प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने अपील की है आम लोगों से, ये जो छोटे छोटे उपाय अगर आम व्यक्ति उठाएं तो इसका वाकई में क्या कोई प्रभाव पड़ेगा हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर, इस पर विस्तार से चर्चा, क्योंकि सब जगह इस पर अब चर्चा हो रही है। कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं और रिलेशंस निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। इसलिए आपको आर्थिक जो स्थितियां हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और उसका हमारा फॉरेक्स रिजर्व से क्या कनेक्शन है, विस्तार से आज आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे खास मेहमानों के साथ। छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। खाड़ी की जंग से बिगड़ा खेल अब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बना रहा है और इस संकट का समाधान हर एक देश अपने तरीके से निकाल रहा है। तभी तो भारत के प्रधानमंत्री ने 24 घंटे में दूसरी बार लोगों से अपील की है कि लोग कुछ वक्त तक सोना खरीदने से बचें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, विदेश यात्रा को फिलहाल टालें। पीएम मोदी की इन सभी अपीलों के पीछे की असल वजह है विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स को ज्यादा से ज्यादा बचाना। तो लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विदेशी मुद्रा बचाने के पीछे की वजह क्या है, क्यों ऐसा करने पर जोर दिया जा रहा है और ऐसा करने से हमारा यानी लोगों का क्या फायदा होगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार विदेशी मुद्रा को बचाने की बात क्यों की जा रही है। पहली नजर में पीएम मोदी की ये बातें आम अपील लग सकती हैं, लेकिन इसके पीछे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी चिंता छिपी हुई है। दरअसल भारत उन देशों में शामिल है जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है, चाहे कच्चा तेल हो या फिर सोना या इलेक्ट्रॉनिक सामान। इन सब के लिए भारत को डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। बता दें कि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 85% आयात करता है। साथ ही हम दुनिया के सबसे बड़े सोने के आयातकों में से एक हैं। तो मतलब साफ है कि इन चीजों को खरीदने के लिए भारत दूसरे देशों को डॉलर में भुगतान कर रहा है, जिसके चलते देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खर्च होने लगा है और अब सरकार इस विदेशी मुद्रा से खर्चे को कम करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार वो संपत्ति होती है जिसे किसी देश का केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं, गोल्ड, एसडीआर और आईएमएफ रिजर्व पोजीशन के रूप में रखता है और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका प्रबंधन करता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार देश की आर्थिक मजबूती का बड़ा संकेत माना जाता है। इसके लिए देश आयात का भुगतान करता है, रुपए को स्थिर रखने में मदद मिलती है और आर्थिक संकट के समय सुरक्षा कवच भी मिलता है। तो वहीं आरबीआई की हाफ ईयरली रिजर्व मैनेजमेंट रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 691 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। यह लगभग 11 महीने के आयात बिल को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत तत्काल किसी आर्थिक संकट में है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव और लगातार कमजोर होता रुपया आने वाले दिनों में खतरे की घंटी का इशारा है। ऐसे में सरकार अभी से लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी आयात कम करने का संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर एसपी शर्मा, चीफ इकोनॉमिस्ट एसोचैम के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर सिंह आपका भी हमारे शो पे। हमारे साथ जुड़ रही हैं रजनी ठाकुर जी, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं L&T फाइनेंस लिमिटेड की। बहुत बहुत स्वागत है रजनी जी आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर शर्मा आपसे। थोड़ा हमें समझाएं सर, ये जो सरकार ने फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए या उसको सेहतमंद रखने के लिए ये जो अपील की हैं, इसके क्या मायने हैं, और एक आम आदमी अगर विदेश घूमने नहीं जा रहा है या वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या फिर वो शादियों को विदेशों में करना टाल करके हिंदुस्तान में ही कर रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ों का हमारे फॉरेक्स रिजर्व से क्या मतलब है और क्या संबंध है? जी बिल्कुल दीपक जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, जो 7 पॉइंट्स बताए हैं, मैं उनको
सात मंत्र बताऊंगा कि ये इकोनॉमी को सेव करने के लिए, इकोनॉमी को, ये जो आपदा चल रही है, जो मिडल ईस्ट में जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, उसको मिटिगेट करने के लिए ये बहुत ही अच्छे सुझाव हैं। और उन्होंने ये अपील की है, ये कोई उन्होंने लॉ नहीं बनाया कि आपको ये सब कुछ नहीं करना है। उन्होंने बताया है कि एक इस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को और सुदृढ़ कर सकते हैं और हम काफी स्ट्रांग कर सकते हैं, और जो इम्पैक्ट है उसको काफी हद तक हम मिटिगेट कर सकते हैं। और जैसे ही आपने बताया, आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग 11 महीने के बराबर है। अब इसी से सब चीज सामने आ जाती है कि हमारा फॉरेक्स जो है वो लगभग 690 बिलियन डॉलर है, और 11 महीने का हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और ऊपर से हमें क्रूड प्राइसेस बहुत ही वॉलेटाइल है, लगभग कोई डबल हो गए हैं जो आज से 3-4 महीने पहले थे। अभी 100 के ऊपर प्राइसेस चले जाते हैं। तो आप देखिए कि जिसका इंपोर्ट हम सबसे ज्यादा करते हैं, जो हमारे देश में लगभग इंपोर्ट ही होता है, तो हम कैसे उस डिमांड को मीटअप कर पाएंगे। और ये जरूरी है कि हमें क्रूड चाहिए, हमें ईंधन चाहिए, हमें उसकी खपत बहुत हमारे देश में होती है, बिकॉज वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो जो गोल्ड है उसका कोई हमने खरीद के रख लिया, हमने अपने लॉकर में रख दिया, या फिर हमने पहन लिया, या फिर हमने किसी को गिफ्ट कर दिया, तो उसका कोई वो ऐसा इसेंशियल चीज नहीं है कि जिसके बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन अगर हमारी एनर्जी इंपैक्ट होगी, हमारी मेडिसिन इंपैक्ट होंगी, हमारे जो और जरूरी वस्तुएं वो इंपैक्ट हो जाएंगी, तो हमारे देश का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रुक जाएगी। और दूसरे नंबर पे भारत के पास इतना सोना है, लगभग कोई 5 ट्रिलियन डॉलर के बराबर का सोना हमारे पास है, जो अनुमान देखे जाते हैं। बहुत सारे अनुमान मैं देखता हूं, लगभग कोई 6-7 ऐसे अनुमान है जिसमें बताया गया है कि 5 ट्रिलियन डॉलर के बराबर हमारे पास सोना है, और जो लगभग कोई 10 सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व से, जो उनके गोल्ड रिजर्व्स हैं, उनसे ज्यादा है। ओके। अब आप देखिए कि इस संदर्भ में अगर हम थोड़ी देर के लिए, जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे बहुत हेडविंड्स हैं, बहुत ही स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है, अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कुछ भी निर्णय नहीं हो पा रहा है, यूएस और ईरान में बात होती है या नहीं होती है, वो ठप हो जाती है। तो ऐसे माहौल में हमारे पास ऐसा सोचना लाजमी बनता है। ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम लिया है कि जो उन्होंने मैं बताया। आऊंगा सर, ये आपने बताया कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जैसा आपने बताया। मैं आगे इस पे थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट्स पर भी जिक्र करूंगा, लेकिन मैं राकेश कुमार सर के पास जाना चाहूंगा। सर, आपकी नज़र में थोड़ा सा हमें समझाइए कि ये कितना महत्वपूर्ण है, और ये जो मैं जैसे बता रहा हूँ कि छोटे छोटे कदमों से फॉरेक्स रिजर्व, और अगर फॉरेक्स रिजर्व घटता है, जो अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में बहुत एक हेल्दी स्तर पर था, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व के घटने के जो आंकड़े आए हैं, और उसके बाद से स्वाभाविक रूप से सरकार के माथे पर भी हमने देखा कि थोड़ी सी चिंता की लकीरें हैं। 7.7 अरब डॉलर जो घट करके 690 अरब डॉलर रह गया है, इसके क्या मतलब है? ये हमें इतने बड़े पैनिक मोड में क्यों डाल रहा है? देखिए दीपक जी, मैं इस बात को आपको 2-3 बात लेके समझाना चाहूंगा। देखिए, 690 बिलियन डॉलर का जो अभी हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, तो पहले तो मैं चाहूंगा कि पैनिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमें बताया है, 700 बिलियन डॉलर से अभी थोड़ी कमी आई है, 690 बिलियन डॉलर की तरफ हम आए हैं। देखिए, ये हम दीर्घकालीन एक समष्टि अर्थशास्त्र की नीति की तरह देख रहे हैं इसको हम, कि कैसे हम लॉन्ग टर्म में भारत को आने वाली समस्या से, आर्थिक समस्याएं से कैसे बचाएं। उसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 7 मंत्र दिए हैं, मुझे लगता है बहुत ही लाभदायक होगा। अब ये कहना कि क्या इसका हमें शॉर्ट रन में बहुत जल्दी कुछ असर देखने को मिलेगा, तो देखिए 140 करोड़ की जनता अगर थोड़ा थोड़ा भी योगदान कहती है, तो अर्थशास्त्र का नियम है कि हम वेष्टि से ही समष्टि की तरफ जाते हैं, फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो ये जो कंजम्पशन है, हमारा जो उपभोक्ता क्षेत्र है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे समष्टि अर्थशास्त्र में। तो अगर थोड़ी थोड़ी कदम भी अगर सभी लोग उठाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा पेट्रोल की हम बात करें, अगर उसमें हम खपत कम कर देते हैं, हम ऑनलाइन काम करने की कोशिश करें, साथ ही साथ अगर हमारी कोशिश हो कि गोल्ड पे जो अनावश्यक खर्च की जाती है, जो स्टेटस सिंबल जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, अगर वहां ना इस्तेमाल करके जो जरूरी चीज है, प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरीके से खत्म करने की बात नहीं की, अनावश्यक जो चीजें हैं वहां पर अगर हम इसको कम करें, जहां पर एक देश हित में, एक राष्ट्र हित में इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म को शो करते हुए अगर हम जहां जहां कमी कर राकेश जी, बस मैं थोड़ा यही मैं समझना चाह रहा हूं, हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए, जो आपने कहा
कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म का एक नया मॉडल सरकार लेकर के आई है। आमतौर पर फॉरेक्स मैनेजमेंट आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वहां तक सीमित रहता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा लोगों से कंजम्पशन बिहेवियर बदलने की अपील कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी तो रह नहीं गई, ये मास पॉलिटिक्स से जुड़ जाता है। इसकी जरूरत क्या है? मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन रही हैं देश के भीतर कि हमें लोगों से अपील करनी पड़ रही है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मॉडल लेकर के आना पड़ रहा है। देखिए दीपक जी, इसका मैं जवाब आपको दो बातों से देना चाहूंगा। एक बड़ी अच्छी अंग्रेजी में कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम सावधानियां बरतते हैं तो जब कोई प्रॉब्लम इतनी ज्यादा ना हो जाए कि हम इसको उपचार करने के लिए बहुत हद तक जाना पड़े, तो अगर हम सावधानियां बरतें, चीजों को बेहतर देखें। मैं आपको ही बोल रहा हूं, 11 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक बहुत ही स्ट्रांग आंकड़ा है जो भारत का ऑलरेडी है वैश्विक स्तर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, जो बातें हमें लॉन्ग रन में किसी संकट से बचा सकती है, दीर्घकालीन में बचा सकती है, आप भारत की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जैसा शर्मा जी ने भी बताया जी, हम फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग है। हम जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बात करें, 690 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ा आंकड़ा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। देखें, इन्फ्लेशन भी 4% से नीचे है, जो कि आरबीआई का रूल है 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। 3.48 के आसपास आप देखें 4%। तो सारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल सही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी हमें प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने उसको कहा है, सिर्फ इसलिए कहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो आने वाले समय में जो की समस्याएं अभी वो यही चीज समझ नहीं आ रही ना राकेश जी, यही चीज तो समझ में नहीं आ रही है। आप अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र में बचत का भी एक विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट होता है। कहा यह जा रहा है कि यदि हर कोई बचत करने लगेगा तो फिर अर्थव्यवस्था ढह भी सकती है। हमारे कंजम्पशन का क्या होगा? देश की इकोनॉमी कंजम्पशन आधारित हमारी इकोनॉमी है। अगर हम कंजम्पशन को कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे अर्थव्यवस्था पर जो विपरीत प्रभाव आएंगे, उसके बीच में ये संतुलन कैसे बैठाएगा? सर, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है दीपक जी आपने, और इसका जवाब इस तरीके से कि प्रधानमंत्री जी ने जो 7 मंत्र बताए उसमें एक स्वदेशी की बात की है। प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप जो अपनी सिर्फ अनावश्यक कंजम्पशन को, उपभोग को कम करने के लिए कहा है। उन्होंने बोला वोकल फॉर लोकल, इसकी बात की है कि कंजम्पशन हमें करना है, उपभोग की उन्होंने ये बात नहीं की कि हमें उपभोग को कम करना, बस उसको वोकल टू लोकल की तरफ लाना है। मेक इन इंडिया की बात की उन्होंने, कैसे हम भारतीय प्रोडक्ट्स को, अपने देश के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके कैसे हम ऊपर ले आ सकते हैं, ना कि हम विदेशी प्रोडक्ट्स में सिर्फ उधारी उस पर मतलब सिर्फ प्रभावित रहे या उस पर हम आधार रखें। क्योंकि देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी हम आयात करते हैं तो आयात करने से कहीं ना कहीं हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है, वो पैसे बाहर जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो आप बात बोल रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उसको स्वदेशी की तरफ लाएं। उसका जो रास्ता है, उसकी जो आर्थिक ऊर्जा है, वो भारत को लेकर के आए, जिससे भारत की आपकी बहुत बढ़त होगी। एक मैं छोटा सा उदाहरण लेकर के अपनी बात, मैं आऊंगा सर आपके पास। मैं रजनी जी के पास उनको ओपनिंग रिमार्क ले रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। अभी मेरे और सवाल हैं। रजनी मैम, थोड़ा सा हमें बताइए, आपके नजरिए में भारत के फॉरेस्ट रिजर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन अपीलों का क्या असर, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो दीपक, जिस हिसाब से मैं देखती हूँ, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में एक इक्वेशन होता है, 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड हमारा डोमेस्टिक होता है, लेबर हमारा डोमेस्टिक होता है, थोड़े इंटरनेशनल आते हैं, कैपिटल में हमारी इंटरनेशनल डिपेंडेंसी ज्यादा है। और अभी हम उस फेज में है गल्फ वॉर के विदाउट भी, जहां पे हर इकोनॉमी ये कोशिश कर रही है कि हम अपने स्ट्रॉन्ग, डोमेस्टिकली स्ट्रॉन्ग रहे। टैरिफ की बात चल रही थी पूरे साल, फिर अभी ये वॉर चल रहा है, कोई एनर्जी के कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कोई इकोनॉमी रेयर अर्थ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो हर बड़ी इकोनॉमी कोशिश कर रही है कि हम अपनी इंटरनल इकोनॉमी पे सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए। और उस मामले में जब भी स्पेशली ये वॉर लाइक कंडीशंस आते हैं, हमारे फॉरेन कैपिटल फ्लो काफी कम हो जाता है, एक्सपोर्ट्स कम हो जाता है, क्योंकि काफी शिपिंग लाइंस वगैरह डिस्टर्ब होती है। हमारे इक्विटी में फॉरेन कैपिटल फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो सडनली हमें ये सोचना पड़ जाता है कि हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी से कितनी बाहर की चीजें खरीदें, कितना रुपया खर्चा करें और डॉलर खरीदें। सो जो आपने डायलेमा दिखाया कंजम्पशन और फॉरेक्स का, वो एक्चुअली है नहीं, क्योंकि जो भी कंज्यूम करे, अगर वो रुपी में फाइनली जा रहा है तो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन आ रही है और उसका सप्लायर भी कोई डोमेस्टिक है।
अगर हम वो चीज कंज्यूम कर रहे हैं जो डॉलर में हमें खरीदना पड़ता है, और अगर आप पीएम की लिस्ट भी देखेंगे तो वो सारी वो चीजें हैं जिसके हमारे डॉलर बिल्स बहुत हाई है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करिए, हर जगह उन्होंने वहां पे बात करी है जो हमारी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी और डॉलर में हमें पे करना बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो ये जो वो अपील है, ये हमारे सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वेशन डोमेस्टिकली, आई वुड से कि लॉन्ग टर्म वाली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए भी है, और दूसरा कि इमीडिएटली फॉरेक्स पे असर नहीं पड़ेगा, बट अगर हम कंजम्पशन पैटर्न ग्रेजुअली चेंज करते हैं जहां हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, स्पेशली इन स्पेसिफिक सेक्टर्स में, तो हमें एज एन इकोनॉमी मच मोर, 1 साल 2 साल डाउन द लाइन हम मच स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी होंगे। तो वो स्मॉल लिटिल हैबिट्स को चेंज करने की बात करिए, जिसका असर दिखेगा 1.5-2 साल बाद धीरे धीरे। हाँ, बट यही थोड़ा सा ना, यही मैम बताइए हमें, जैसे आपने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जो बातें करी हैं, जो जो अपील करी हैं, उनका कंजम्पशन जो पैटर्न है वो फॉरेन करेंसी से जुड़ा हुआ है, फॉरेन करेंसी से जुड़ा हुआ है, और उसकी निकासी को रोकने के लिए उन्होंने ये तमाम अपीलें की हैं। बट जब हम गवर्नमेंट के लेवल पर एक अपील का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखते हैं ग्राउंड पे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल इंपोर्ट कम हो रहे हैं, इसके साथ साथ लोग बाहर कहीं जाना कम ना कर दें, बाहर खाना कम ना कर दें। भाई, एक हमको राष्ट्रहित में आहुति देनी है ना अपनी इस वक्त, तो उसमें आदमी ये सोचता है कि विदेश जाना तो ठीक है, लेकिन मैं अननेसेसरी मैं क्यों घर से बाहर निकलूं, या मैं क्यों अभी सैर सपाटे पे निकलूं, अभी देश संकट में है। तो बाहर खाना कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया, लोगों का शॉपिंग करना कम हो गया, लोकल सर्विसेज पर जो खर्चे होते थे वो लेना कम हो गया, सिटीज़ की जो इकोनॉमिक डेंसिटी है या छोटे शहरों की जो इकोनॉमिक डेंसिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो फिर इस तरह से जो ग्राउंड लेवल पर जो तस्वीर दिखती है वो कुछ और दिखती है, और वो ये बताती है कि ओवरऑल आपका कंजम्पशन बिहेवियर डोमेस्टिकली भी कहीं उल्टा डेंट तो नहीं कर रहा है। तो इस पैराडॉक्स को समझाएं कि कैसे इसमें सरकार ने क्या तैयारी की है और मैसेजिंग का मतलब क्या है। तो दीपक, आपने बहुत बड़ी पॉइंट रेज करी है। एज एन इकोनॉमी हम फाइनली एनीथिंग बिटवीन 55 to 60% कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है। तो किसी भी सिग्नलिंग का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि हम कंजम्पशन कम करें। और एक्चुअली अगर आप लिस्ट पे ध्यान देंगे तो हर वो कंजम्पशन की बात हुई है जहां पे कि हम बिल फॉरेन एक्सचेंज में पे करते हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन कम करना एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इस मैसेजिंग का इम्पैक्ट सेंटिमेंट पे, कंजम्पशन सेंटिमेंट पे होगा या लोगों के वोकल फॉर लोकल वाली बिहेवियर में होगा, ये टाइम बताएगा। बट डेफिनेटली वो इंटेंशन वोकल फॉर लोकल की तरफ था और कंजम्पशन कम करने की तरफ नहीं था। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा रीडिंग क्लियरली वही है। ओके, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। इस पर मैंने, क्योंकि शुरुआत में डॉक्टर एसपी शर्मा सर आपका टेक इस पर नहीं लिया था, तो ये जो 7 अपील हैं गवर्नमेंट की कि भाई आप इंपोर्टेड गुड्स कम खरीदो, फॉरेन ट्रैवल कम करो, लग्जरी स्पेंडिंग कम करो, फ्यूल बचाओ, लोकल प्रोडक्ट खरीदो, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट्स या कुछ जो क्रिटिकल एनालिसिस और विपक्ष के कुछ लोग इसमें एक रिवर्स रीडिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप उसका जवाब दें। इन रिवर्स रीडिंग में स्पेंडिंग लेस सिग्नल भी बन रहा है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है इसलिए खर्चों को रोक दीजिए, एक तरह से ये मैसेज जाती है। तो क्या ये सेंटिमेंट, कंज्यूमर सेंटिमेंट खराब नहीं करेगा? नंबर 1, एक फियर साइकोसिस इससे कोई पैदा तो नहीं होगा? लोग क्राइसिस इमेजिन कर सकते हैं, बिजनेस कॉशियस हो सकते हैं, खर्च करने में कॉशियस हो सकते हैं, मिडिल क्लास का जो कंजम्पशन है क्या वो स्लो नहीं होगा, ऑटो, ट्रैवल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी। तो ये अगर इम्पैक्ट यहां पर आता, जो मैम ने भी कहा कि कंजम्पशन इकोनॉमी, हमारा पूरा इकोनॉमी का 55 से 60% हमारे कंजम्पशन पर टिकी हुई हमारी अर्थव्यवस्था, अगर वहां गलत मैसेजिंग गई तो इस पे संतुलन कैसे बनेगा? देखिए, पहली बात तो जो हमारा कंजम्पशन इकोनॉमी है उसका गोल्ड परचेज के ऊपर, गोल्ड खरीदने के ऊपर कोई संबंध नहीं है। गोल्ड एक अलग चीज है जो हम ब्याह शादी में या फिर हम अपने रिजर्व के तौर पे रखते हैं। गोल्ड का कोई उस कंजम्पशन से, जो कंजम्पशन ट्राजेक्टरी है, गोल्ड कम होने से उसके ऊपर कोई प्रभाव आने वाला नहीं है, बल्कि उसको और सुदृढ़ता मिलेगी, क्योंकि जो पैसा हम गोल्ड में लगा के बट सर हमारे पास इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें
इनफॉर्मल इकोनॉमी के बढ़ने के संकेत मिले हैं, ग्रे मार्केट के पनपने के संकेत मिले हैं, इंपोर्टेड लग्जरी गुड्स या गोल्ड ही एक्सपेंसिव हो गया तो अनऑफिशियल इंपोर्ट्स बढ़ना, स्मगलिंग हो जाना, ये भी हमने देखा है। तो ये एक नई चुनौती पैदा नहीं करेगा सर? देखिए, वो हर एक चीज का देखो कोई एक ऐसा पहलू तो होता है जो लोग ढूंढते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत ही हाई प्राइसेस पे है। ओके। तो ये कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं देगा कि जिससे गोल्ड को फॉर्मल में सेक्टर में खरीद के हम इनफॉर्मल में जाएं, उसको इलीगल तरीके से हम खरीदना शुरू करें, क्योंकि ये बैन नहीं किया गया है। हम इस चीज को समझें कि प्रधानमंत्री जी ने इन चीजों को बैन नहीं किया, उन्होंने एक अपील की है, सलाह दी है, ये बैन नहीं है। अगर कोई गोल्ड परचेज कर रहा है, कोई इंपोर्ट कर रहा है, कोई उसको ये नहीं है कि वो लीगल है, उसके ऊपर कुछ धारा लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाने के लिए, जैसे कोरोना के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए थे, और उसके रिजल्ट जो हम देख रहे हैं कि वी आर ग्रोइंग मोर देन 7% सिंस द लास्ट मेनी फाइनेंशियल ईयर्स, उसी तरीके से उनके ये सुझाव हैं कि अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें अगर ये प्रयत्न कर लेते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी की रफ्तार है वो और भी तेज हो जाएगी और हम और सुदृढ़ हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीजें करने से अगर कोई पेट्रोल यूज करेगा या मेट्रो में नहीं चढ़ेगा, अपनी गाड़ी में जाएगा, ये इलीगल नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जहां तक हो सकता है आप इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप मेट्रो। सर मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप बहुत सही बात कह रहे हैं सर, आप बहुत सही बात कह रहे हैं डॉक्टर शर्मा, लेकिन मैं क्योंकि आम लोगों का मैं रिफ्लेक्शन देख रहा हूं ना उनके नजरिए में, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग थोड़ा सा समझाइए। देखिए, अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, सर सुनिए ना, ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं है सर, सुनिए ना, क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ सलाह है, सरकार ने कुछ, देखिए ये सलाह भी बड़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है सर। हो क्या रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई सारे मंत्री, कई सारे गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, अब इन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों से आना शुरू कर दिया है या स्कूटी से आना शुरू कर दिया है, या इस तरह की सिग्नल इन दे रहे हैं कि भाई आप पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, बहुत अच्छी बात है। बट ये सरकार की पब्लिक अपील, लोग जो कंपनियां हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, ये पब्लिक अपील मार्केट में एक साइकोलॉजिकल सिग्नल भी बनाते हैं सर। तो बैन कुछ नहीं किया, आप सही कह रहे हैं, बट ये अगर साइकोलॉजिकल सिग्नल ऐसा बन जाए कि हमारे कंजम्पशन पैटर्न को, जो हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है, अगर उस पर इंपैक्ट करने लग जाए, फिर क्या करेगी सरकार सर? देखिए, ये एक हमारे घर की तरह है, ये प्रधानमंत्री जी देश को चला रहे हैं, देखिए, तो उनको ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं, सलाह देनी होती है। जैसे हम घर में कई बार कोई डिसीजन लेते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, इससे हमारा वेस्टेज हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, जिस कमरे में हम नहीं बैठ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दो, इससे बचत होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में बिजली जगाना बंद कर दें। ठीक सर। तो एक समझने की बात है Alright, कि जो सलाह दी गई है दैट इज फॉर द सपोर्ट ऑफ द इकोनॉमी। ओके सर, यानी कि एक पॉलिसी टूल के रूप में, राइट सर, डॉक्टर शर्मा मैं समझ गया। यानी कि कई बार क्या होता है, मॉडर्न गवर्नमेंट, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो दर्शकों को भी थोड़ा समझना चाहिए, जो सर कहना चाह रहे हैं, वो ये कि हमेशा कानून से नहीं चलती हैं चीजें, कई बार आपको मॉरल प्रेशर भी एक पॉलिसी टूल के रूप में अपनाना पड़ता है, और वही गवर्नमेंट ने किया है। थोड़ा सा इसको और आम लोगों को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए राकेश कुमार जी सर जरा और अच्छे तरीके से समझाइए सर, कि क्या इसमें कैसे लोगों को आप समझाएंगे, या मैंने जो बताया कि अगर ये साइकोलॉजिकल सिग्नल में तब्दील हो गया और नेगेटिव हो गया, तो फिर गवर्नमेंट को क्या कुछ नए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, ज्यादा सफाई देनी पड़ेगी? क्योंकि विरोधाभास दिखता है, एक तरफ आप कहते हैं कि आप कंजम्पशन कम कीजिए, पेट्रोल डीजल कम कीजिए, दूसरी तरफ मंत्री जी आके कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, अभी हमारे पास इतने दिनों का रिजर्व है, पेट्रोल डीजल की कोई दिक्कत नहीं है, कोई देश में कोई संकट नहीं है, और फिर अपील भी कर देते हैं। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो राकेश जी, ऐसे कंफ्यूजन में आप क्या सलाह देंगे या क्या डायरेक्शन देंगे? देखिए, मैं बात करूं, 2 बार प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही आसान शब्दों में पूरी देश की जनता के लिए उन्होंने संबोधित किया और बताया। देखिए, बहुत हम इसको आसानी से समझे, 3 प्रोडक्ट्स की सिर्फ बात की उन्होंने। ऑयल पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है गोल्ड की बात कर रहे हैं। और सारे प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इन 3 चीजों पे हम अनावश्यक जो हम देखते हैं, जो कि खर्च किए जाते हैं, अगर उसमें भारत के लोग राष्ट्र हित में थोड़ा थोड़ा भी अगर कंट्रीब्यूट करें तो देश के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इसमें कोई साइकोलॉजिकल इशू की बात नहीं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऐसे सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि देखिए अगर हम इन दोनों तीनों प्रोडक्ट्स की बात करें, केमिकल फर्टिलाइजर के देखिए कितनी अच्छी बात है, जो देश उतनी विदेश खपत होती है, अगर उसको नेचुरल फार्मिंग से, भारत की नेचुरल फार्मिंग से उसको ठीक किया जा सकता है तो उसमें क्या समस्या है। ये तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारा लक्ष्य है उसमें भी इसमें लाभदायक रहेगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एनर्जी के लिए हमने कोविड के टाइम पे भी अगर हम कार पूलिंग कर लें और अगर हम ऑनलाइन जहां काम कर सकते हैं वहां योगदान दे दें तो उसमें क्या समस्या हो सकती है। तीसरी बात अगर हम बात करें जो गोल्ड की बात है, जहां पर अनावश्यक नहीं खर्च करें, चकाचौंध के लिए ना करें, जहां थोड़ी सी हम अपने आप को संयम रख सके, अगर वहां कर ले देश हित में तो इसमें क्या नुकसान है। तो देखिए ये जो तीनों बातें हैं जो मंत्रीगण ने कहा या प्रधानमंत्री जी ने कहा, तीनों में ऐसी कोई साइकोलॉजिकल जो हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तीनों एक बताया गया है कि देश में माइक्रो टू मैक्रो के लिए हम कैसे मदद कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था एक दिन का समय का खाना छोड़ने के लिए, जब देश में संकट आया था, जब भारी संकट आए थे। आज लगा ऐसी कोई संकट की बात नहीं है, आने वाले समय में वॉर छिड़ा हुआ है, वहां समस्याएं चल रही है, हम आगे के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की, लोगों को एक सुझाव दिया एज ए लीडर की तरह, और देश की जनता उसको समझ भी रही है। कुछ अनावश्यक तत्व हो सकते हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो बातों को घुमाएं, मगर मुझे लगता है कि एज ए देश के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के लिए हमें चीजों को समझेंगे हम, और उसको देख करके सोच समझ करके ही हम इस पे कदम उठाएंगे। मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी बात यही होगी। ओके ओके मैम। रजनी मैम आपके पास मैं आ रहा हूँ अब। मैम थोड़ा सा लास्ट में एक बार जाते जाते जो हमारा जो मूल टॉपिक है कि भाई फॉरेक्स रिजर्व और उसका आर्थिक कनेक्शन, और फिर बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अपील, अब इनको आप समझाइए मैम कि अभी हमारी स्थिति क्या है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर ये अपील धरातल पर सकारात्मक रूप में इसका कोई अन्यथा मतलब अगर ना निकाला जाए, और जो दिशा दशा सरकार सोच करके चल रही है उस दिशा दशा में कंजम्पशन पैटर्न में कुछ चेंजेस आए जो कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, तो इस अपील का क्या बेटर एक इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पर? तो दीपक, एक चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये जो वॉर लाइक कंडीशन है ये हमारे लिए एक्सटर्नल है, और हमें पता नहीं है, शायद अगले हफ्ते बंद हो जाए और शायद 4 महीने और चले, देखा जाएगा कि कैसे जाता है। हम एज एन इकोनॉमी, हमारे पास इतना रिजर्व्स है कि हम करंट इंपोर्ट जितना हम कर रहे हैं फिर भी हम अगले 11 महीने तक कवर्ड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ध्यान रखने का कि कुछ भी कंजम्पशन में चेंज ना करें, सब कुछ वैसे ही इंपोर्ट करते रहे तो भी हम अगले 11 महीने तक के लिए हमारे पास इंपोर्ट कवर है। तो ये जो वो संकट वाली बात है वो तो है ही नहीं। नाउ द अदर पार्ट इज, और जो दूसरी बात जो हमें मतलब ध्यान देने की बात है कि एज एन इकोनॉमी सारी ग्लोबल बड़ी इकोनॉमीज अपनी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही है। एंड हमारी बहुत ही मेन इंपोर्ट्स जो हैं वो पेट्रोल है, जिसमें हम ऑलरेडी रिन्यूएबल पावर की तरफ है, धीरे धीरे न्यूक्लियर पावर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजर है, जिसमें जैसे अभी राकेश जी ने बोला कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे वैसे सिस्टमैटिक चेंज है जो अगर इन कंडीशंस की जगह से हो जाते हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होगा। तो ये दोनों को सेपरेट करना बहुत जरूरी है कि हमारे पास कोई संकट नहीं है, हमारे पास 11 महीने का कवर है, बट ये छोटे मैम ये 11 महीने का कवर मैम, क्योंकि जिस तरह से रुपया गिर रहा है, अब आरबीआई के सामने भी एक डिलेमा है ना मैम, वहां पर कैसे चुनौती से पार पाएंगे? आरबीआई के सामने बड़ा डिलेमा यह है कि आप मुद्रा भंडार बचाएं या फिर गिरते रुपए को संभालें। तो आरबीआई के सामने भी तो ये चुनौती है। अगर माना कंजम्पशन पैटर्न में थोड़ा बहुत तब्दीली से हमने इधर कोशिश करी और इंटरनेशनल मार्केट में सूरत हाल नहीं बदला, तो फिर अल्टीमेटली आएगा तो इसी पर ही दबाव ना मैम। तो उसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि हाँ, करेंसी वीक हो रहा है, करेंसी गिर रहा है, बट करेंसी गिर रहा है क्योंकि फॉरेन फ्लोज अभी तक वेट एंड वॉच मोड में है। वो वेट कर रहे हैं कि वॉर कंडीशंस खत्म हो तो वो इन्वेस्ट करें। असलियत ये है कि हम अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है और सबसे फास्ट ग्रो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फॉरेन फ्लोज को सूनर और लेटर, जब भी वो जनरली ग्लोबल सेंटिमेंट्स इंप्रूव होंगे, इंडिया में फंड्स वापस आनी शुरू हो जाएंगी। और जो हमें अभी भी डेट मार्केट में ऑलरेडी दिख रहा है, हमारा डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ अभी भी 16% है। तो लोग, डोमेस्टिक कंजम्पशन पे कोई असर नहीं है, डेट मार्केट पे कोई असर नहीं है, फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टर्स का थोड़ा आउटफ्लो दिख रहा है, बट वो ग्लोबल कंडीशन है। इनफैक्ट कंपेयर टू मेनी अदर इकोनॉमीज जो साउथ एशियन है, मलेशिया, फिलीपींस एंड ऑल, हम काफी बेटर कर रहे हैं। सो टू दैट एक्सटेंट ये
ये हमेशा वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये वो प्रॉब्लम है जो जब तक चल रहा है हमें बहुत संभल के चलना है और ये सॉल्व हो जाएगा। पर करेंसी वाला प्रॉब्लम, बट जो प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड कर रहे हैं वो ये है कि हमारी बहुत सारी लॉन्ग टर्म इश्यूज को भी एड्रेस कर पाएंगे। Okay. हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ओवर 2 इयर्स 3 इयर्स धीरे धीरे कम कर पाएगी। इनफैक्ट उसका तुरंत कुछ असर भी नहीं होगा, उसका असर होते होते भी 1.5-2 साल लगेगा। एब्सोल्युटली मैम। तो एक तरफ सरकार का इंटेंशन है कि आम लोग भी अपने आम खर्चों के पैटर्न में थोड़ा सा तब्दीली लेकर आए, खासतौर से वो खर्चे जो विदेशी मुद्रा भंडार से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं या उसको इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों में कन्फ्यूजन ये है कि ये किसी आने वाले संकट के बारे में कहीं हमको आगाह करते करते एक चेतावनी देने की कोशिश तो नहीं है। अब इस पर हमारे तीनों इकोनॉमिस्ट ने बड़े अच्छे से एम्फेसाइज किया कि सरकार दरअसल सोच क्या रही है। लेकिन इसी बीच में भारत को केवल बचत करने वाला नहीं बल्कि उत्पादन करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला भी हमारा एक लक्ष्य जो है उस पर हमको आगे बढ़ना है। और उसके लिए अगर 7 मंत्र जनता को दिए गए हैं तो कुछ मंत्र इकोनॉमिस्ट सरकार को भी देते हैं कि आप इस समय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़िए। उन दिशाओं में क्या होगा, क्या सरकार करेगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल आज की इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। रजनी मैम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। राकेश सर, थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला। डॉक्टर शर्मा, थैंक यू सर, आपके वक्त के लिए।